जिम्मेदारी लेकर के इस बात को बताने का काम करें। ये किस बात का डबल इंजन का सरकार है? ना बिहार के लिए कुछ हो रहा है, ना बात हो रही है। बिहार में जो है वो भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा जा रहा है, पुल भी जो है वो गिर जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहा है, अपराध बढ़ती जा रही है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब बढ़ता जा रहा है। अब हम आप लोगों से पूछते हैं, बताइए कोई एक सब्जी का नाम बता दो जो 45 रुपए से कम हो, जो मिल रहा हो। एक सब्जी का नाम बताइए। गोभी का क्या भाव है बताइए, प्याज टमाटर का क्या भाव है, आलू का भाव बता दीजिए कितना है। तो ये पूरी तरीके से आप देखिएगा, पटना में आलू जो है 45 रुपए किलो मिल रहा है, ये सच्चाई है। तो इस पे कोई सरकार कोई देखने वाला नहीं। सारी चीज जो है 100 के पार चली जा रही है। कई सब्जियां जो 4-5 रुपए किलो आलू मिलता था वो आज 45 किलो रुपए आलू मिल रहा है। तो गरीबों का डेली जो अन्न जो है पेट भरने के लिए आप समझिए कि कितना बड़ा ये चल रहा है, लेकिन इस पे कोई बोलने को तैयार नहीं है, चुप्पी साधे हुए। दिन रात हम लोगों को गाली देने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। किंग पिंग जो लोग हैं इनको ये सरकार बचाने का काम करती है। कुछ होता है तो तेजस्वी का नाम लिया जाता है, लेकिन कुछ होना है नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं। खाली न्यूज को डाइवर्ट करना ही इनका काम है। बिहार को ना विशेष राज्य के दर्जा की अब कोई बात कर रहा है, कौन देगा बताओ? सत्ता में बैठे वही ना देंगे। शेड्यूल लाइन में जो हम लोगों ने 75% आरक्षण बढ़ाया, अब कौन देगा? अब तो यही लोग हैं, बगल वाले लोग हैं, उनको करना चाहिए। क्यों नहीं कर रहे भाई? कुछ स्पेशल पैकेज कुछ भी नहीं हो रहा। किस बात का डबल इंजन का सरकार? क्या विकास? और हमने कहा अगर मेरी गलती है तो आप बताओ ना, जो जो पुल गिरे हैं तो चैलेंज दिए थे, कोई स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रहा। दो उप मुख्यमंत्री, एक मुख्यमंत्री, पूरा मंत्रिमंडल है। बताओ ना कौन से समय में इसकी स्वीकृति हुई थी, कब टेंडर हुआ था, कब इसका शिलान्यास उद्घाटन हुआ था? बता दे। दूध का दूध, पानी का पानी। देखिए महाप्रभु हरे कृष्णा, आज भगवान जगन्नाथ का रथ यात्रा, निश्चित तौर पर ये कलयुग के देवता कहीं न कहीं हम सबको असीम ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं, और ये ऊर्जा राष्ट्र को मजबूती प्रदान कर रहा है। और देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री माननीय भाई अमित शाह जी, सब लोग जय जगन्नाथ के माहौल से भारत के विकसित माहौल को आगे बढ़ाने का, भारत के विकसित भारत बनाने के रथ को इनके साथ लगाकर आगे बढ़ाने के संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का हम लोग एक नया आह्वान किए हैं। और सब लोग मिल करके इस वातावरण में सहयोग करेंगे और भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा, सुख, शांति, समृद्धि, विकसित बिहार, विकसित भारत की कामना पूर्ति करेंगे। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं कि एलजी जो आदेश दे रहे हैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ या अन्य के खिलाफ, ये दिखावा है एक तरीके से, और अरविंद केजरीवाल के पूरे मामले पर कॉन्स्पिरेसी कर रही है बीजेपी। वो आदेश नहीं दे रहे हैं, वो कुछ लोगों की प्रार्थना को स्वीकार कर रहे हैं। उनसे लगातार दिल्ली के लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लूट हुई है दिल्ली के खजाने की, उसकी जांच होनी चाहिए। सौरभ भारद्वाज जांच से क्यों घबराते हैं? उन्होंने जो घोटाला किया है, सत्येंद्र जैन ने जो अभी आया है, उस घोटाले की भी जांच होगी। तो उस जांच को सौरभ भारद्वाज क्यों रोकना चाहते हैं? मैं देखता हूं जब जब जांच की बात आती है, आम आदमी पार्टी जांच का ही विरोध करती है। साच को आंच क्या, होने दो जांच। लेकिन चूंकि ये आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग भ्रष्टाचारी हैं, इसलिए जांच शुरू होते ही ये बौखला जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनके जांच में दोषी पाए जाएंगे। कंफर्मेशन के हिसाब से दो अलग अलग एनकाउंटर साइट्स पे एनकाउंटर्स हुए हैं। बॉडी की कंफर्मेशन के हिसाब से 6 आतंकियों का मारे जाने का खबर है। जी।
सर कितनी बड़ी सफलता है ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, क्योंकि काफी चल रहा था पिछले दिनों से इंटेलिजेंस इनपुट के संदर्भ से जम्मू में कुछ टेरर अटैक्स हुए थे और लगातार उसके बाद ऑपरेशंस आपने शुरू किए। डोडा में 4 टेररिस्ट मारे गए, उसके बाद बारामूला में और अब साउथ कश्मीर के कुलगाम में। निस्संदेह ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बहुत बड़ा प्रोग्रेस है। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में मजबूती लाने के लिए ये सक्सेसेस बहुत मायने रखते हैं और एक सब्सटेंटिव तौर पे भी और एक मैसेजिंग के तौर पे भी ये इस चीज की इंडिकेशन है कि सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की और लोगों का बढ़ चढ़कर इसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की जो फ्लो है उससे जाहिर होता है कि ये एक फाइट जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन पर पहुंचेगी और इसमें लगातार इस तरीके का सक्सेसेस आते रहेंगे और जो भी कोशिश होगा दूसरे साइड से, उन्होंने मजबूर हैं अपने कोशिशों से बाज नहीं आने का, पर हम अपनी सिस्टम को, अपना सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, एजेंसीज और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, सब मिलकर और खासकर जैसे मैं बार बार जगह जगह पर कहता हूं कि अवामी सपोर्ट के साथ, लोगों के साथ इस चीज को हम जरूर जीतेंगे और हम ये समझते हैं कि लोगों का पीस में, शांति में और ज्यादातर और लोगों का जान बचाने के लिए, इस अफरा तफरी को खत्म करने के लिए मेरे ख्याल में सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और ये एक और जोर पकड़ रहा है। कुछ आइडेंटिफिकेशन हुई है, कौन सा ग्रुप था, ये कहां से आया? अभी ऑपरेशंस चालू है, इसीलिए एक जगह में अभी ऑपरेशन कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा है, तो जब हो जाएगा तब हम क्लैरिटी के साथ बात कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि 2 तंजीम आपस में भी कोऑर्डिनेट करके बैठते हैं, तो इसलिए जब हम एक एक करके इसकी वो करेंगे तब इसमें लोकल टेररिस्ट्स का भी होने का खबर मिली है, तो इसकी जब कंक्लूजन पे आ जाएगा तब हम सटीक तौर पे ये कह पाएंगे कि तंजीमों के हिसाब से कि क्या एक ही तंजीम के थे या एक से ज्यादा के थे। क्या हो रहा है कि जम्मू रीजन में इस तरह के मामले ज्यादा हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऐसा है कि स्टैटिस्टिक्स एक ऐसी चीज है, नंबर एक ऐसी चीज है जो हमेशा सिक्योरिटी सिचुएशन की पैरामीटर्स को या सिक्योरिटी सिचुएशन को बयान नहीं करती है और पर हम हर इंसिडेंट को, हर एक्ट को बड़ा ग्रेविटी के साथ और बड़ा सीरियसनेस के साथ लेते हैं। तो मैं जैसे जगह जगह पर कहा हूं कि जम्मू साइड में एक पुराना चीज को एक्टिवेट करने की कोशिश है, तो इसीलिए जब एक जगह में कुछ हद तक, कुछ देर तक, लास्ट इंसिडेंट 2006-2007 के बाद अब जब इंसिडेंट्स होने लगे हैं या होने की कोशिश हो रही है, तो एक कंसर्न पैदा होती है, पर उस कंसर्न का मतलब नहीं है कि दुश्मन ने कोई भारी कामयाब हासिल करी है। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है आतंक का एक इंसिडेंट करना, पर आतंक के पीछे एक सपोर्ट बेस को खड़ा करना, ये दोनों अलग अलग चीज है। आज आप अगर जम्मू की बात करते हैं तो उसी जम्मू के जिले में आप जाइए, गंदों में आप जाइए, डोडा में आप जाइए, उधमपुर में आप जाइए, डुड्डू बसंतगढ़ में, बनी मछेड़ी में, आप पाएंगे, अगर आप मेरे मीडिया मित्र जब जाएंगे वहां पे लोगों से बात करेंगे तो आपको ये पक्का पता चलेगा कि वो माहौल नहीं रहा है। तो कोई आतंक को फैलाने के लिए जो इकोसिस्टम है वो नहीं है, वो हमारा सबसे बड़ी कामयाबी है। तो हम उस कामयाबी को बुनियाद बनाते हुए हम उम्मीद करेंगे कि हम अमन को और शांति को कायम रखें। Today we are celebrating the world famous Rath Yatra of Lord Sri Jagannath.
as we have estimated, huge crowd and devotees, those will be thronging to Puri to participate in this car festival. We have made elaborate police arrangements. We have divided the police arrangement into many important segments. Arrangement has been made for crowd control and regulation. Special arrangement has been made for traffic and parking related matters. Honorable President of India will be visiting Puri, so special arrangement has been made keeping in mind the security and safety of the Honorable President of India. In addition to it, many other dignitaries will be visiting Puri. We have made special arrangement for them, and we have made special arrangement for the coast sea shore as well. I mean the coastline and coast. We are in touch with many agencies, and we are closely working with them. We are in coordination with Coast Guard, with coastal security, railway security. Lakhs of pilgrims would also avail the railway facilities, and therefore we have made special arrangement for the safety of railway passengers. So it's an elaborate police arrangement, and all the arrangements are in place, and we expect a very, very enjoyable and a very successful Rath Yatra with the blessings of Lord Jagannath. Absolutely. We have two control rooms. One control room is dedicated for traffic issues. The entire traffic, both on the national highway and different roads approaching to Puri, and the traffic inside the Puri town as well. The control room, there is a dedicated control room to look into the traffic related issues, and another control room is we have set up an integrated control room where employees and personnel from different departments are present there. So this is to respond to any kind of an emergency situation or any kind of requirement for the devotees. So the basic focus is on the safety, convenience of the devotees. We are ensuring that all the devotees, those who are coming to Puri, would have a very successful trip. प्रधानमंत्री जी ने फरवरी के दूसरे सप्ताह में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज विजयपुर जम्मू का शुभारंभ किया था, और उस शुभारंभ के बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज 4 बैच में यहां पर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। पहले बैच में 50 स्टूडेंट थे, दूसरे में 62, तीसरे में 62, और आगे चल करके अब अगले बैच में 100 स्टूडेंट्स यहां ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा मुझे जो स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेवारी दी गई और मेरा पहला विजिट जम्मू ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को हुआ है। मैंने यहां की फैसिलिटीज को देखा है, मैंने यहां प्रेजेंटेशन भी ली है, और मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहां किस तरीके से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू की जनता को और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि ये विजयपुर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वर्ल्ड स्टैंडर्ड का और देश में वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के रूप में बढ़ा है। इसकी फैसिलिटीज, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके इक्विपमेंट्स, इसके अप्लायंसेस और इसके लॉजिस्टिक्स वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के क्रिएट किए गए हैं, और इसके साथ साथ इसमें हर बारीकियों को देखा गया है जो इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ले जाता है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं कि आज जो मैंने इंस्पेक्शन और यहां के
अथॉरिटीज के साथ जो बातचीत की है उसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि यहां बहुत जल्द यानी 2 सप्ताह के अंदर फोर्टनाइट में लगभग हमारी ओपीडी यहां प्रारंभ हो जाएगी और ओपीडी के साथ साथ यहां जो फैसिलिटीज की जा सकती हैं वो की जाएगी। फैकल्टी का रिक्रूटमेंट चल रहा है और वो तीव्र गति से चल रहा है और हम प्रयास कर रहे हैं कि यहां फैकल्टी आए। आपसे मैं शेयर कर रहा हूं कि यहां अभी तक जो फैकल्टी आई है वो ऑल इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज में से फैकल्टी आई हुई है। सारे देश से बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट प्रोफेसर्स यहां आए हैं। और करनाल के लोगों ने जो एक मैसेज बड़ा दिया कि 2024 के जो अक्टूबर का ये चुनाव आएगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार बहुत बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार सरकार बना रही है। कांग्रेस हर विधानसभा के ऊपर कमजोर है। कांग्रेस के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। कांग्रेस रोहतक के अंदर भी कमजोर है। विधानसभा के चुनाव के अंदर मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कोई सीट निकाले, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 90 की 90 विधानसभाओं सीटों के ऊपर आज बहुत मजबूत स्थिति के अंदर है और आज लोग 90 की 90 विधानसभाओं पर एक तरफा वोट वो कमल के फूल को, नरेंद्र मोदी जी को देने के लिए आतुर है, मजबूत करने के लिए आतुर है। मोदी जी ने तीसरी बार शपथ लिया है और हरियाणा के अंदर हरियाणा के लोग मोदी जी को और मजबूत करते हुए, हरियाणा में विकास की और गति को तेज करते हुए तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बनाएंगे। कांग्रेस हर विधानसभा पे कमजोर है, कहीं पर भी उसका हिसाब किताब नहीं बन रहा। राहुल गांधी ने सर आज कहा है कि जैसे अयोध्या में हम लोगों ने बीजेपी और एनडीए को हराया है, वैसे ही अहमदाबाद में यानी कि गुजरात में भी हराएंगे। पहले तो राहुल जी समझ जाएं कि अयोध्या वो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे, अयोध्या नहीं फैजाबाद विधानसभा है, लोकसभा है, अयोध्या उसकी एक विधानसभा है। ऐसे में अगर ये लोग सोच रहे हैं कि वहां की जीत इनके लिए कोई बहुत बड़ी जीत है, हम लोग भी आकलन कर रहे हैं कि कहाँ पे क्या कमी रही, चूक रही। इसके बाद उससे सीखते हुए जहां हम लोग मजबूती से आगे बढ़ेंगे, वहीं इन लोगों का ये अहंकार, दहाई का आंकड़ा आप लोग पार नहीं कर पाए, 100+ आप लोग कर नहीं पाए, उसके बाद इतना अहंकार कि हम लोग ये दिखाएंगे वो दिखाएंगे, मुझे नहीं लगता ये लंबे समय तक टिकने वाला है। आने वाले दिनों में कई राज्यों में भी चुनाव है, अपने आप परिणाम बताएंगे कि एनडीए कितनी मजबूत है। तेजस्वी यादव ने आज सभा चुनाव में 32 सीटें ऐसी थी जो आप कभी नहीं हारे थे, सन 47 से आज तक, उसमें से आप आधी सीटें हार गए और उसमें और किसी ने नहीं, इस इंडी गठबंधन सहयोगी ने ही आपकी सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत खाया है। इसलिए यथार्थ पे बात करिए और धार्मिक विषयों के ऊपर संवेदना से बात करिए, सम्मान और गरिमा से बात करिए, उच्छृंखलता से बात न करिए। जिस प्रकार से वो ईश्वर के संदर्भ में बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा, यदि आप अपने को शिव भक्त कहते हैं तो भगवान शंकर ने भी भगवान राम की स्तुति में जय राम रमा रमणम शमनम भवताप भयाकुल ताहि जन्म बाकायदा स्तुति का ही। और आप श्री राम के प्रति इस प्रकार का भाव रखते हैं, अगर नहीं है तो फिर आप समझ लीजिए आपकी भक्ति श्री राम की भक्ति नहीं है। शिव का भक्त तो राम के विरोधी भी थे। आप स्वयं समझ लीजिए आपकी भक्ति किस स्तर की है। पुनः मैं ये भी कहना चाहूंगा, अहंकार को छोड़िए, अभिमान को छोड़िए और सरलता के साथ, ईमानदारी के साथ और विनम्रता के साथ धार्मिक विषयों पे बोलिए। जो रामचरितमानस में लिखा है, अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हुई है कल्याण। अभिमान को त्यागिए और गंभीरता गरिमा से बात करिए। और जिस तरीके से वो उच्छृंखलता दिखा रहे हैं, तो मुझे वो उर्दू की नज्म की वो लाइन बहुत उपयुक्त नजर आती है राहुल गांधी जी पे। वैसे वो पहली लाइन तो थोड़ा इश्क मोहब्बत के ऊपर थी कि खामोश लब हैं, झुकी हैं पलकें, दिलों में उल्फत नई नई है,
उसकी आखिरी लाइन इस समय इन पे बिल्कुल फिट बैठती है कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ मीन फर्स्ट रो प्रथम पंक्ति। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नहीं है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि संसद में लोको पायलट का मुद्दा उठाएंगे, लोको पायलट का मुद्दा उठाएंगे। गर्मी में वो लोग काम करते हैं, उनको सुविधाएं, बेसिक सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है मोदी सरकार की लीडरशिप में वो उस मुद्दे को संसद में उठाने की बात। देखिए, वो एक सांसद के रूप में और नेता प्रतिपक्ष रूप में कोई भी मुद्दा उठाने के लिए स्वतंत्र, मगर मैं उनसे कहना चाहूंगा, आप ध्यान रखिए, आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, अनेक राज्यों में सत्ता में है, वहां परफॉर्म करके दिखाइए। तो आपने कहा था कि 1 जुलाई से जैसे 5 जून आएगी 8,500 रुपए खटाखट आने लगेंगे, तो जिन राज्यों में आपकी सरकार है वहां दीजिए खटाखट। आप कहेंगे राज्य सरकार के पास धन कम है तो 6,000 दीजिए। जैसे हम लोग जब विपक्ष में थे तो हम सिर्फ व्यर्थ का वितंडावाद नहीं बनाते, गुजरात मॉडल करके दिखाया था। मध्य प्रदेश ने दिखाया था कि जब हमारी सरकार आई, बीजेपी की सरकार, तो 2.5%, 3% कृषि विकास दर थी, उसे 18-19% बना के दिखाया था। कांग्रेस की सरकार के समय में लगातार 20 सूत्रीय कार्यक्रम में 2008-9 तक गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का अवार्ड मिलता था, जो 2009-10 के बाद बंद कर दिया उन्होंने। मध्य प्रदेश ने लगातार कृषि कर्मण पुरस्कार प्राप्त किया। छत्तीसगढ़ ने नक्सली समस्या पर नियंत्रण करके दिखाया था। कर्नाटक ने 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पहले साल के लिए किसानों को ऋण देकर दिखाया था। तो महोदय, कुछ करके दिखाइए, सिर्फ व्यर्थ का विवाद मत बनाइए। आपकी सरकार है, मैं आपको चुनौती देता हूं, अपने मॉडल परफॉर्म करके दिखाइए। मैंने जैसे कहा कि हमारे यूपीए शासनकाल में भाजपा शासित सभी राज्यों में कृषि विकास दर 10% से ऊपर है। आप बताइए कि आपके यहां कितने विकास दर है? उल्टा, आप तो उल्टा कर रहे हैं। कर्नाटक में आपकी सरकार आई, आपने पेट्रोल के रेट बढ़ा दिए, पानी के रेट बढ़ा दिए। हिमाचल में सरकार आई, वो भी आपने रेट बढ़ा दिए। तो हकीकत यह है कि न कभी किया जब सत्ता में रहे 50 साल तक, न 2004 से 14 तक केंद्र में किया, न आज राज्यों में जहां कर रहे हैं, और केवल व्यर्थ का विवाद और व्यर्थ का प्रलाप। आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस कार्य समिति में प्रदेश के हर कोने, ग्वालियर, चंबल और टीकमगढ़ और बुंदेलखंड से लेकर निमाड़ तक, मालवा से लेकर विंध्य और रीवांचल और जबलपुर संभाग तक एक एक कार्यकर्ता इस कार्य समिति की बैठक में उपस्थित है। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड जीत विधानसभा के बाद और एक नया कीर्तिमान लोकसभा के चुनाव में 29 में से 29 सीट मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के झोली में प्रदेश की जनता ने दी है। इन दोनों कीर्तिमानों के बाद ये कार्य समिति की बैठक आयोजित की जा रही है। इस पहली बात, हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद अर्पित करना चाहते हैं और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो आज भारत में बनी है, एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। 75 वर्ष के इतिहास में पहली बार सफलतापूर्वक किसी एक पार्टी ने तीसरी बार एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हाथों में देश की कमान दी है, जिसके आधार पर देश को विश्व पटल पर एक नक्षत्र की तरह उभारने का कार्य प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। उनके नेतृत्व में हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। लगन के साथ, तन मन के साथ, शरीर की एक एक पसीने के बूंद के साथ इस भारत माता को 2047 तक विश्व का नेतृत्व करने वाली देश में परिवर्तित करने का प्रधानमंत्री जी के संकल्प को हम साकार करेंगे। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस
अपना अस्तित्व जनता के दिल में खो चुकी है। जो कांग्रेस पार्टी का 13 राज्यों में खाता ही नहीं खुला, जिस कांग्रेस पार्टी जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा सीधा मुकाबला रहा, केवल 26% स्ट्राइक रेट रही, और जिस कांग्रेस पार्टी के तीनों आंकड़ों को देख लो आप, 2014 के चुनाव, 2019 के चुनाव और 2024 के चुनाव, और उन तीनों सीट्स के आंकड़ों को अगर 3 चुनाव मतलब 15 साल के चुनाव के भी आप आंकड़ों को जोड़ लो, आज भी 239 के आंकड़े तक वो कांग्रेस पार्टी नहीं पहुंची है। तो जो कांग्रेस पार्टी अपना अस्तित्व खो चुकी है, जनता में उसका स्थान नहीं, अपने आप धरातल से हटकर बयान करती है, सनातन धर्म को गाली देने का काम करती है, देश की जनता ने यह स्पष्ट रूप से बता दिया है कि उनका जगह कहाँ है, और अपने गिरेबान में झांककर अपना अस्तित्व को पहचान कर तभी अपना वक्तव्य वो कांग्रेस पार्टी दे। जैसे अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में हराएंगे। जो गुजरात गए तो अयोध्या आंदोलन को लेकर ही बोला है कि श्री राहुल गांधी जी बालक बुद्धि है, अभी तक परिपक्व नहीं हुए और न अभी तक ढंग से नेता प्रतिपक्ष बने हैं। वो कह रहे हैं हमने राम जन्मभूमि के आंदोलन को हरा दिया। राहुल जी, राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य हैं, राम हमारे प्राण हैं, राम हमारे भगवान हैं और राम भारत की पहचान है। बिना भगवान श्री राम के भारत नहीं जाना जा सकता। और आप कह रहे हैं राम मंदिर के आंदोलन को हरा दिया। इसी आंदोलन ने कई बार कांग्रेस को सत्ता के बाहर किया और दिव्य और भव्य मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। लेकिन राहुल गांधी जी केवल झूठ बोलते हैं। उन्होंने संसद में पहले अग्निवीर शहीद के बारे में झूठ बोला, एमएसपी सरकार नहीं दे रही इसके बारे में झूठ बोला। झूठ बोलने और भ्रम फैलाने के अलावा उनको और कुछ आता नहीं है। और इसलिए ये बाल बुद्धि राहुल गांधी कुछ भी कहते रहते हैं। कैसे वो आंदोलन को हरा पाए ये आज तक किसी के समझ में नहीं आया। लेकिन जो मन में आए वो कह देना, बाकी ना कुछ लेना कुछ देना, ना लेना ना देना। ये कांग्रेस की गति हो गई है और इनके नेतृत्व में फिर दुर्गति को ही कांग्रेस प्राप्त होगी। क्या है पूरा मामला, बता दें। ये दिनांक 4 जुलाई 2024 को लगभग हमें 11 साढ़े 11 बजे के आसपास सूचना मिली कि ये महिपालपुर में भरत स्टे होटल है, तो वहाँ पे एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। तो जैसे ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तो तुरंत एसएचओ और एसीपी और सीनियर ऑफिसर्स मौके पे पहुंचे। मौके पर जाने के बाद पता चला कि जो होटल का 3rd फ्लोर पे एक रूम नंबर 307 है, तो उसमें बाथरूम में एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि 4 जुलाई की मिडनाइट को लगभग रात के 1 सवा 1 बजे 2 आदमी ने होटल में रूम बुक कराया था। होटल के हमने रिकॉर्ड चेक किए। रिकॉर्ड से हमें ये पता चला कि एक आदमी था मनदीप सिंह, जो रूपनगर पंजाब का रहने वाला था। उसने अपने नाम से रूम बुक कराया था। उसके साथ एक और व्यक्ति था जिसका नाम रोहित कुमार राठौर था। ये दोनों रूम में गए। रूम में लगभग ये 3 बजे तक रहे। 3 बजे के बाद ये जो अक्यूज था मनदीप कुमार वहां से चेकआउट कर गया। चेकआउट करने के साथ साथ ही एक जो अर्टिगा गाड़ी थी उसको साथ में ले गए। फर्दर इन्वेस्टिगेशन पे ये पता चला कि ये जो अक्यूज्ड है मनदीप कुमार सिंह, ये विक्टिम रोहित कुमार की गाड़ी और उसके साथ जो उसका सामान था, वॉलेट था और जो कपड़े थे, साथ में लेके चला गया है। जो रिकॉर्ड में होटल में स्टे करने के लिए आधार कार्ड दिया गया था, उसको हमने अपनी टीम उसके जो रूपनगर पंजाब था वहाँ पे एक भेजी। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल को
चेक करने के बाद ये पता चला कि जो विक्टिम है उसका नाम रोहित है, तो उसकी भी, और वो भी जीरकपुर पंजाब का रहने वाला है। तो उसके बेस पे हमने एक टीम उसके घर पे भेजी। विक्टिम के घर के पास भेजने के बाद ये पता चला कि जो विक्टिम की अर्टिगा गाड़ी है जिसको लेकर अक्यूज चला गया है, तो उसमें जीपीएस लगा हुआ है। तो जीपीएस जो कंसर्न कंपनी थी उससे हमने कांटेक्ट किया। इसके अलावा जो सीसीटीवी फुटेज थी और जो डिटेल हमारी छानबीन थी, उसके बाद आधार पे इसकी जो अक्यूज था इसकी लोकेशन हमें करोल बाग मिली, और करोल बाग से हमने इसको अक्यूज को राहुल गांधी जी 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बने, उनको संसद के जो नियम है और संसद की जो गरिमा है उसके अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। और संविधान में जो लिखा हुआ है कि सभी धर्मों का हम आदर करेंगे, वो संसद में खड़े होकर के बोल रहे हैं सारे हिंदू हिंसक होते हैं, ये कैसे सहन करेगा। और दूसरा, वो जब बोले तो हमने सुना, और जब नेता, हमारे सदन के नेता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, वो जब बोल रहे थे तो सारे कांग्रेसी वेल में थे, हल्ला कर रहे थे। 2 घंटा 20 मिनट तक हल्ला करना, ये संसद की गरिमा के अनुरूप नहीं। जिस तरह से जो है अभी नया कानून को लेकर कई परेशानी है, उसको नए कानूनों में नागरिकों को सुविधा ज्यादा है, कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी परेशानी का विषय साउथ से कई जगह से आया है, वो दूर कर लेंगे। गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय मिलकर इस दिशा में नहीं, यहाँ पर देखिए, विकास के लिए हम लोगों से मत मांग रहे हैं कि बद्रीनाथ विधानसभा को विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ाना है। और ये बड़ा हमारा सुप्रसिद्ध धाम, हमारा बद्री विशाल का स्थान है, भगवान नरसिंह जी का स्थान है, हेमकुंड साहब इसी विधानसभा में है। तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के अंदर डबल इंजन की सरकार तेजी से काम कर रही है। देश के अंदर तीसरी बार सरकार बनी है, और एक तरफ हम लोग हैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास की बात कर रहे हैं, देश के सनातन की बात कर रहे हैं, हमारे धर्म स्थानों को आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। दूसरी तरफ पूरे हिंदू समाज को हिंसक बताने वाले लोग लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार का वक्तव्य देते हैं, सनातन का विरोध करते हैं, हमारे धार्मिक स्थलों का विरोध करते हैं। नवरात्र और पवित्र हमारे जो पर्व होते हैं, उन पर्वों पर मांसाहार करके लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं, खिल्लियां उड़ाते हैं। तो बद्रीनाथ विधानसभा के लोग सनातन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजेंद्र सिंह भंडारी जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। और हम सब लोग संकल्पबद्ध हैं कि ये स्थान, चाहे जोशीमठ हो, चाहे हमारा बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान हो, उस सभी पर तेजी से काम हो रहा है। रघुनाथ मंदिर में काफी जो प्राचीन मंदिर है, काफी मशहूर मंदिर है, क्या कहेंगे? आज बहुत सौभाग्य और खुशी की दिन है हमारे लिए, जम्मू वासियों के लिए खासकर, कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा साहब इधर शामिल हुए राम दरबार में हमारे कुलदेव के पास दर्शन के लिए। मैं उनका बहुत स्वागत करता हूं, और हमारे लिए बहुत उत्साह और ऊर्जा की बात है कि नड्डा साहब इधर शामिल हुए थे आज। तो एक रघुनाथ मंदिर है, वो काफी उनका नाम है और काफी प्राचीन मंदिर है। जी जी जरूर, रघुनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है। डोगरा राज परिवार जिन्होंने ये प्रदेश स्थापित की थी जम्मू कश्मीर, उन्होंने ही, महाराजा गुलाब सिंह जी ने ये मंदिर बनाया था। उसके बाद महाराजा रणबीर सिंह ने, और हमारे चेयरमैन ट्रस्टी धर्मा ट्रस्ट के डॉक्टर करण सिंह जी महाराजा साहब, उन्होंने भी काफी काम किया है इस मंदिर को आगे बढ़ाने के लिए। तो आज नड्डा साहब आए, वो कहते पहले भी आते थे क्योंकि वो यहाँ रहे भी हैं। जी जी, नड्डा साहब हमारे पास के ही है, हिमाचल के है नड्डा साहब, तो वो सारा कल्चर, हमारा रिलीजन, हमारे जो ट्रेडिशंस है वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और मैं डॉक्टर करण सिंह जी की ओर से, राज परिवार की ओर से, मैंने उनकी आज स्वागत की थी, और बहुत खुशी की दिन है हमारे लिए आज। जी सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि सन 2000 से
भारत और रसिया के बीच में एनुअल समिट्स होता है और ये विजिट जो हो रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है। ये 22वां 22nd एनुअल समिट है हमारे प्रधानमंत्री और रशियन प्रेसिडेंट के बीच में। लास्ट समिट जो हुआ था 2021 में जब प्रेसिडेंट पुतिन इंडिया गए थे, तो इस 3 साल के गैप के बाद ये जो समिट हो रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हमारे बीच में बहुत ही घनिष्ठ रिश्ता है। ट्रेड, डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी कोऑपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कनेक्टिविटी एंड ट्रांसपोर्ट, बहुत सारी ऐसी इशूज हैं जिस पे बहुत डेवलपमेंट हुई हैं पिछले 2 सालों में और इन सारी चीज़ों पे बातचीत होगी। इसके अलावा रीजनल एंड ग्लोबल डेवलपमेंट्स जो हैं इस क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में और विश्व स्तर पे, उन चीज़ों पे भी डिस्कशंस होगी। मैं पूरी तरह तो अभी नहीं बता सकता कि लीडर्स क्या बात करेंगे, क्योंकि ये तो वो डिसाइड करेंगे, उनको भी जज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन सारी मुद्दों पे बातचीत होगी। यूक्रेन में जो सिचुएशन है उसके बारे में भी संभावना है बात होने की। सर, अगर हम डिफेंस, कनेक्टिविटी, इन सब की क्षेत्र की बात करें तो रशिया और भारत का जो रिलेशनशिप है वो आप कैसे देखते हैं, और जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आएंगे तो क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स इन सेक्टर्स में हम मान सकते हैं कि कुछ साइनिंग होंगी? जी, इन सारे क्षेत्रों में भारत और रशिया के बीच में बहुत घनिष्ठ संबंध है और संबंध बढ़ रहे हैं। अब हम सिर्फ रशिया से डिफेंस आइटम्स खरीदते नहीं हैं, बल्कि को प्रोडक्शन भी कर रहे हैं। दोनों देश मिल के भारत में बहुत सारे डिफेंस आइटम्स का उत्पादन कर रहे हैं, तो उस क्षेत्र को और बढ़ाने की संभावना है, जिसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरी जो आपने बात कही वो भी उस पर भी बातचीत होगी और जो इन क्षेत्रों में डॉक्यूमेंट एग्री हुए हैं उन पे भी सिग्नेचर होने की संभावना है, जिसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ट्रेड और इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड कुछ बातचीत चल रही है। मुझे लगता है 6-7 डॉक्यूमेंट्स हम इस विजिट के दौरान